अगर कोई विदेशी ताकत आपके देश पर शासन करे और आप उसका विरोध करें तो क्या आप विद्रोही कहलाएंगे या आजादी के पहले सिपाही? इतिहास कभी भी सिर्फ घटनाओं का संग्रह नहीं होता। इतिहास इस बात का रिकॉर्ड भी होता है कि सत्ता ने घटनाओं को किस नाम से बुलाया। और 1857 के साथ यही सबसे बड़ा विवाद जुड़ा हुआ है। जिस संघर्ष को अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह कहा, क्या वही संघर्ष भारतीयों के लिए स्वतंत्रता की पहली संगठित लड़ाई था या फिर सिर्फ कुछ असंतुष्ट सिपाहियों का अचानक फूटा हुआ गुस्सा था? इस सवाल का जवाब 1857 में नहीं, 1857 से पहले छुपा हुआ है। कल्पना कीजिए एक ऐसा शासन जो इस भूमि से नहीं आया, जिसकी भाषा अलग है, जिसके हित अलग हैं और जिसके निर्णय हजारों मील दूर बैठ कर लिए। सवाल यह नहीं है कि उस शासन का विरोध हुआ या नहीं, सवाल यह है क्या किसी विदेशी सत्ता का विरोध अपने ही देश में विद्रोह कहलाता है? अगर हाँ, तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम भी विद्रोह था। अगर नहीं, तो 1857 को भी सिर्फ विद्रोह का देना इतिहास के साथ अन्याय होगा। इसके लिए हमें समझना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसने व्यापार से शासन तक कैसे पहुंची। इसकी शुरुआत किसी ताज से नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी एक व्यापारिक कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, न शासन करने, न कानून बनाने, न सेना रखने। लेकिन 18वीं सदी के अंत तक कंपनी के पास अपनी सेना थी, अपने कानून थे और भारतीय राजाओं से भी बड़ा प्रभाव था। यह शासन ब्रिटिश संसद का नहीं बल्कि कंपनी के मुनाफे का शासन था, और जब शासन मुनाफे के लिए हो, इंसान सबसे पहले कुर्बान होता है। 1857 कोई अचानक फूटा ज्वालामुखी नहीं था। यह दबाव की वह सीमा थी जहां समाज और चुप नहीं रह सका। उन पर आर्थिक दबाव बढ़ा, भारी लगान वसूले गए, किसानों की जमीनें छीनी गईं, भारतीय कारीगर बर्बाद हुए और भारत कच्चा माल देने वाला और इंग्लैंड तैयार माल बेचने वाला बन गया। अंग्रेज अब भारतीय समाज पर हस्तक्षेप भी करने लगे थे। परंपराओं में दखल देना, धार्मिक भावनाओं की अनदेखी की गई, भारतीय समाज को पिछड़ा कर और सुधार के नाम पर अपमान किया गया। भारतीय राजाओं को हटाया गया, राज्य हड़पे गए और शासन को कानूनी बताया। यह वह दौर था जब लॉर्ड डलहौजी अंग्रेजी सत्ता का विस्तार कर रहा था। उसकी नीति साफ थी, भारत को कंपनी के अधीन पूरी तरह झुकाना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना गया, राज्यों को हड़पा गया। यह सिर्फ राजनीतिक नीति नहीं थी, यह भारतीय शासकों के लिए सीधा संदेश था, यह भूमि अब तुम्हारी नहीं रही। 1857 को सिर्फ सिपाही विद्रोह कहना एक अधूरी सच्चाई है, लेकिन यह भी सच है चिनकारी सेना से ही उठी। भारतीय सिपाही अंग्रेज अफसरों के अधीन कम वेतन, नस्लीय भेदभाव और सबसे अहम उनकी धार्मिक भावनाओं की अनदेखी की गई। सेना सिर्फ हथियार नहीं उठाती, सेना तब उठती है जब उसे लगे कि अब उसके पास खोने को कुछ भी नहीं। कारतूस में चर्बी मिलाने की कहानी। नए एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी से चिकने किए गए, ऐसी अफवाह फैली। इतिहास बहस करता है यह सच था या नहीं, लेकिन असली सवाल यह नहीं है। असली सवाल यह है, क्या यह पहला अपमान था? नहीं। क्या यह आखिरी अपमान था? हाँ। कारतूस एक कारण नहीं, एक सीमा थे। 1857 से पहले भी असंतोष था, किसान आंदोलित थे, राजे असंतुष्ट थे और सिपाही खामोश थे। यह एक धीमी आग थी जो वर्षों से सुलग रही थी। 1857 की क्रांति ने सिर्फ उसे दिखाई देने लायक बना दिया। तो जब हम 1857 को देखते हैं, हमें यह पूछना ही होगा, क्या यह कुछ सिपाहियों का विद्रोह था या फिर यह उस समाज की प्रतिक्रिया थी जो विदेशी शासन के नीचे धीरे धीरे दम तोड़ रहा था। 1857 की क्रांति अचानक नहीं हुआ। अब सवाल यह नहीं है कि आग क्यों लगी, अब सवाल यह है कि जब आग लगी तो वह फैली कैसे। क्योंकि अगर यह सिर्फ विद्रोह था तो वह कुछ छावनियों तक सीमित रहता, लेकिन अगर यह स्वतंत्रता की लड़ाई थी तो उसका असर पूरा देश महसूस करता। 1857 का सच यहीं से खुलना शुरू होता है। 19 मार्च 1857 बैरकपुर, एक भारतीय सिपाही अपने अंग्रेज अफसर पर गोली चलाता है। उस सिपाही का नाम था मंगल पांडे। इतिहास की किताबें इसे एक उग्र सिपाही की हरकत कहती है, लेकिन सवाल यह है कि हजारों सैनिक एक आदमी की हरकत पर उठ खड़े होते हैं। मंगल पांडे कारण नहीं थे, वह संकेत थे। एक ऐसा संकेत कि सेना के भीतर डर खत्म हो चुका था। 10 मई 1857 को मेरठ ने चुप्पी तोड़ी। यहाँ कारतूस इस्तेमाल का इनकार करने पर भारतीय सिपाहियों को कठोर सजा दी गई। सजा सिर्फ शारीरिक नहीं थी, यह अपमान थी और फिर वही हुआ जो वर्षों से टल रहा था। सिपाहियों ने अपने अफसरों पर हमला किया, जेल तोड़ी और दिल्ली की ओर कूच किया। अब सवाल उठता है, अगर यह सिर्फ विद्रोह था तो सिपाही दिल्ली क्यों गए? क्यों न वे अपनी ही छावनी में काबिज हो जाते। दिल्ली में कोई संयोग नहीं था, दिल्ली में न कोई अंग्रेजी सत्ता का केंद्र था, न कंपनी का मुख्यालय। फिर भी सिपाही सीधे दिल्ली क्यों गए? क्योंकि दिल्ली में एक प्रतीक मौजूद था, बहादुर शाह जफर। वो कमजोर जरूर थे, राजनीतिक शक्ति लगभग नहीं थी, लेकिन उनका नाम अब भी हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ था।
सिपाहियों ने उन्हें नेतृत्व सौंपा। यह सवाल यही उठता है, क्या विद्रोही नेता ढूंढते हैं या स्वतंत्रता सेनानी की वैधता। दिल्ली के बाद आग रुकी नहीं या फैलने लगी। कानपुर, लखनऊ, झांसी, आरा, फैजाबाद, हर जगह लड़ाई का तरीका अलग था, नेतृत्व अलग था, मांगे अलग थी, लेकिन विरोध एक ही सत्ता से था। अगर यह सिर्फ विद्रोह होता तो किसान क्यों उठते, राजे क्यों जुटते, शहर क्यों बंद होता। कानपुर में नेतृत्व उभरा नाना साहेब का। उनकी शिकायत सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी या उस नीति के खिलाफ थी जो भारतीय शासकों को एक एक करके हटा रही थी। नाना साहेब कोई अराजक नहीं थे। उन्होंने प्रशासन चलाने की कोशिश की, कर वसूले, व्यवस्था बनाई। विद्रोह अराजक होता है, लेकिन यहाँ सत्ता स्थापित करने का प्रयास था। उधर झांसी में नेतृत्व संभाला रानी लक्ष्मीबाई ने। उनका संघर्ष धर्म या अफवाह से नहीं, उत्तराधिकार से शुरू हुआ था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने उनका राज्य छीना, उन्होंने लड़ाई चुनी। यहाँ सवाल और गहरा होता है, अगर कोई शासक अपना राज्य वापस पाने के लिए लड़ता है तो क्या वह विद्रोही कहलाता है या अपने अधिकार के लिए लड़ने वाला। विद्रोह सिर्फ सेना तक सीमित नहीं था, तालुकेदार, किसान, आम जनता सब शामिल थी। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, जीवन शैली का सवाल बन गया था। अंग्रेजी प्रशासन यहाँ सबसे अधिक डर गया, क्योंकि यह लड़ाई अब बैरकपुर से निकलकर सड़कों तक आ चुकी। अब सवाल उठता है कि 1857 को अंग्रेजों ने विद्रोह क्यों कहा। क्योंकि अंग्रेज इस क्रांति को दबाना चाहते थे। वे चाहते थे कि यह विद्रोह यहीं तक सिमट के रह जाए। वे नहीं चाहते थे कि पूरे भारत पर इसका व्यापक असर पड़े। अगर यह आग फैल जाती तो सिर्फ उनकी सत्ता नहीं, बल्कि उनकी पूरी सोच, उनका पूरा शासन तंत्र जलकर राख हो जाता। यही कारण था कि अंग्रेजों ने 1857 की इस महा आंदोलन को कभी राष्ट्रीय क्रांति नहीं कहा। उन्होंने इसे सिर्फ विद्रोह कहा। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सिर्फ विद्रोह था तो फिर अंग्रेज इतने डरे क्यों थे। 1857 से पहले भारत में कई छोटे छोटे विद्रोह हो चुके थे। कभी किसान उठे, कभी जमींदार, कभी राजा। लेकिन 1857 कुछ अलग था। यह पहली बार था जब किसान, सैनिक, राजा, आम जनता एक ही आग में जल रहे थे। अंग्रेज समझ गए थे कि अगर इसे क्रांति कहा गया तो भारत के कोने कोने में यह संदेश जाएगा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना देशभक्ति है, और यही बात वे कभी नहीं चाहते थे। अंग्रेजों ने जानबूझकर 1857 को सिपाही म्यूटिनी कहा। म्यूटिनी का मतलब होता है सैनिकों का अपने अफसरों के खिलाफ बगावत, सीमित दायरा, बिना किसी बड़े उद्देश्य के। इस शब्द का इस्तेमाल करके अंग्रेज ये दिखाना चाहते थे कि ये कोई जनता की लड़ाई नहीं थी, ये कोई आजादी की लड़ाई नहीं थी, बस कुछ सैनिकों का फूटा हुआ गुस्सा था। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। अगर यह सिर्फ विद्रोह था तो फिर सवाल उठता है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को सम्राट क्यों घोषित किया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मैदान में क्यों उतरी। अवध, कानपुर, बिहार, बुंदेलखंड, राजस्थान तक आग कैसे पहुंची। किसान अपने हल छोड़कर हथियार क्यों उठा रहे थे। ये सिर्फ विद्रोह नहीं था, ये था जन क्रांति। अंग्रेजों ने बाद में कहा कि जफर को तो जबरदस्ती राजा बनाया गया था, लेकिन सच ये है बहादुर शाह जफर उस समय भी भारत की आखिरी वैध सत्ता के प्रतीक थे। जब दिल्ली में उनका नाम लिया गया तो यह संदेश गया कि यह लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि विदेशी शासन के खिलाफ है। और यही बात अंग्रेजों को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। 1857 सिर्फ कारतूस की कहानी नहीं थी। कारतूस तो बस चिंगारी थी, असली आग पहले से सुलग रही थी। जमींदारी व्यवस्था, भारी टैक्स, किसानों की बर्बादी, देशी राजाओं का अपमान, धर्म में दखल, मिशनरियों की गतिविधियां। अब लोग समझ चुके थे कि अगर आज नहीं उठे तो कल हमारी पहचान नहीं बचेगी। 1857 के बाद अंग्रेजों ने इतिहास को अपने हिसाब से लिखा। स्कूलों में पढ़ाया गया यह असफल सैनिक विद्रोह था। क्यों? क्योंकि अगर अगली पीढ़ी ये जान लेती कि भारत एक बार मिलकर अंग्रेजों को हिला चुका है तो डर खत्म हो जाता, और अंग्रेजों का पूरा शासन डर पर टिका हुआ था। क्रांति को दबाने के बाद अंग्रेजों ने जो किया वह इतिहास का सबसे काला अध्याय है। हजारों लोगों को बिना मुकदमे की फांसी, गांव के गांव जला दिए गए, तोप के मुंह से बांध कर उड़ाया गया, और फिर उन्होंने कहा बस यह विद्रोह था। अगर यह सिर्फ विद्रोह था तो इतनी बेरहमी क्यों। अंग्रेज जानते थे क्रांति बंदूक से नहीं, कहानी से मारा जाता है। इसलिए उन्होंने शब्द बदले, अर्थ बदले, नायकों को अपराधी बनाया और गद्दारों को वफादार। 1857 की क्रांति को विद्रोह करना इसी रणनीति का हिस्सा था। भारतीयों के लिए 1857 आत्मसम्मान की लड़ाई थी, अस्तित्व की लड़ाई थी, विदेशी शासन से मुक्ति की पहली कोशिश थी। इसलिए आज हम इसे कहते हैं भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो मित्रों, यही थी 1857 की वह कहानी जिसे अक्सर एक शब्द में बांध दिया गया, लेकिन इतिहास शब्दों से बड़ा होता है। अब सवाल आपके सामने है, क्या 1857 सिर्फ एक विद्रोह था या भारत की आजादी की पहली संगठित पुकार। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, तथ्यों के साथ, भावनाओं के साथ नहीं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण, संतुलित
और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और ऐसे ही गहराई वाले ऐतिहासिक विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल के आइकन को बजा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।